स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग MTNL नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं MTNL एक BSNL का ही एक कंपनी है। BSNL इसका जो मतलब ओनर है वो एक्चुअली देखा जाए तो BSNL है, क्योंकि 100% शेयर BSNL के पास है। तो MTNL जब से BSNL के ऊपर एक ट्रेंड आया, मार्केट में BSNL का एक ट्रेंड आया कि हर व्यक्ति BSNL में पोर्ट कर रहा है, BSNL का नया सिम खरीदारी कर रहा है, तब से लेकर MTNL एक लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। तो कंपनी का आप खुद ही प्राइस दिखा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे उससे पहले कंपनी के ऊपर ऐसे ग्रोथ होने के पीछे रीजन कौन सा है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसके सबसे पहले चार्ट को दिखा दूं, आप देखेंगे तो कंपनी के एक मंथ पहले मतलब कंपनी जुलाई के 11 तारीख को इसका प्राइस था से 40 रुपीज, और आज कहाँ पे है 97 के आसपास। ओवरऑल दुगना से भी ज्यादा कंपनी कर दिया है खुद के फंड को। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुझे पूछ रहा था कि सर आपके तो एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, क्या उस पैटर्न्स के हिसाब से आप एंट्री लिया? देखिए, मुझे जो पैटर्न्स मिला था वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स मिला। पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना, और देखिए फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। तो मेरा जो एंट्री लेवल था, उसी एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो 159 डेज में 89% के आसपास टारगेट दिया। तो इतना तो टारगेट मिल ही चुके हैं। मगर मज़ेदार बात यही है कि मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। ना लेने के पीछे रीज़न कौन सा है, सबसे पहले वो बता दूँ। देखिए, मुझे बहुत शानदार ट्रेड मिला था, मगर मैंने नहीं लिया। क्यों? देखिए, हमेशा आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल ठीक नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस इतने दिनों से खराब थे, तो उस कंपनी के ऊपर इतना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कहेंगे सर मैं रिस्क लेता तो अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता, कम से मतलब बहुत कम दिन के अंदर। देखिए, वो बात अलग है। अगर आप रिस्की प्लेयर है, आप छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ रिस्क लेना चाहते हैं, वो अलग बात है। मगर मैंने रिस्क नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था फ्रेश एंट्री और मुझे चाहिए था फ्रेश कंपनी। इस कंपनी का फ्रेश कंपनी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस कंपनी का आरओसी, आरओई सब कुछ नेगेटिव है, कंपनी की इनकम जितना है, सॉरी मार्केट कैप जितना है, उससे आधा कंपनी का लॉसेस में है, मतलब आधा पैसा कंपनी का लॉसेस में है। और कंपनी का डेब्ट देखिए, कंपनी के खुद के मार्केट कैप के हिसाब से करीबन करीबन 4 से 5 गुना, सॉरी 6 गुना, 5 से 6 गुना के आसपास कंपनी का डेप्थ है। इतनी ज़्यादा डेप्थ लेकर कंपनी बैठे हुए हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि MTNL जो डिपॉजिट बॉन्ड्स है, वो इंटरेस्ट पे आउट आफ्टर गवर्नमेंट जो गाइडेंस है, गाइडेंस के बेसिस में कंपनी इंटरेस्ट पे आउट करने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट आया, एक न्यूज़ आया, उस न्यूज़ के बाद ही शेयर में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जे पे कंपनी डूबे हुए हैं। तो इतने ज़्यादा कर्जे पे डूबे होने के कारण कंपनी के तो ऊपर एक प्रेशराइज होगा ही। तो कंपनी सही में क्या प्रॉफिट लॉस को किस तरीके से मेंटेन किया? अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी तो है मगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है। कंपनी हर साल में सेल्स में कमियां और ज़्यादा चीज़ें को देखने को मिलेगा। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर बैठे, तो जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं उल्टा बिग लॉसेस है, 600 करोड़ से 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास। ओवरऑल इस कंपनी के अगर मैं चार्ट को देखूं, उससे पहले कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, तो कंपनी हर साल में कंपनी सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव देखने को मिला। लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 15% कम हो गया, नेगेटिव हो गया, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 12% नेगेटिव हो गया। तो कंपनी क्या किया, कंपनी एक साल में 400% का रिटर्न दे दिया। और रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, जो मार्केट में नए नए हैं वो यही सोचते हैं कि चलो कंपनी ने 400% रिटर्न दे दिया, तो मेरा तो ट्रेड मिस हो चुका है, चलो अभी मैं बाई कर लेता हूँ, यहाँ से फिर से 100% तो जा ही सकते हैं ना। क्योंकि शेयर का प्राइस कितना है, सर अभी 97 रुपीज़, चलो 100 रुपीज़ ही पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या 200 तक नहीं जाएगा? जरूर जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेड मिस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। यही सोचकर बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूशन फायदा लूटते हैं और रिटेल पब्लिक फंसते हैं।
क्योंकि वो इसको पुश कर न्यूज़ के बेसिस में ऊपर लेके गए। उसका जब भी प्रॉफिट हो जाएगा, आप कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा वो लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो इस तरीके से पम्प्स एंड डंप वो खेलते रहते हैं, चलते रहता है। तो आप इसमें मत पड़िए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से अच्छा है मेरे पैसा मेरे पास ही रहे तो बेहतर होगा। तो मैं अगर ट्रेड लेता तो मुझे 100% प्रॉफिट मिल जाता, मगर मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि रूल्स को ब्रेक करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंशियल ठीक नहीं है, फंडामेंटल्स अभी तक ठीक नहीं है, कुछ न्यूज़ के बेसिस में कंपनी भाग रहा है, तो उस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, आपके पैसा है, आप कहाँ पे निवेश करेंगे ये आपके पूरा हक है। मेरा मकसद यही है कि जो रिटेल पब्लिक है जिसको पता नहीं है कि मार्केट में एक्चुअली करना क्या है, तो वो शायद मेरे सजेशन लेकर एक बार डीपली रिसर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है उनो मिंडा। देखिए, उनो मिंडा मेरा एक पसंद का कंपनी है। मेरे पसंद का कंपनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसका सेक्टर वाइज देखूँ तो उनो मिंडा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंस्टॉलर्स कंपनी है। क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी के देखिए प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ बाकी सारे कंपनी को बीट कर चुके हैं। और एवरेज जितने सारे कंपनीज है ऑटो इंस्टॉलर्स में, अराउंड 93 कंपनीज है, सारे कंपनीज को बीट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। और मज़ेदार बात ये भी है कि कंपनीज के ऊपर जो प्रोमोटर है और मतलब जो इन्वेस्टर है, अगर उस इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा। और एफएस के पास जो क्वांटिटी था 12.5 के 13%, वो बढ़ के 14% हो चुके हैं। और एफएस के पास जो होल्डिंग 9% था, वो बढ़ के आज 8.5% हो चुके हैं। मतलब होल्डिंग्स ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले, बीच में कंपनी का होल्डिंग्स 6.5% के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो ग्रोथ है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला। अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। और सबसे मज़ेदार बात आपको बता दूं, कंपनी लास्ट मतलब जनवरी से लेकर जनवरी मंथ में कुछ क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने बाय किया था। उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल इस तीनों मंथ में म्यूचुअल फंड ने सेल ऑफ किया। मई मंथ में क्वांटिटी बाय किया और जून मंथ में फिर से सेल ऑफ किया। मतलब कंपनी के ऊपर बाय सेल चलता रहता है। हमेशा कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन और कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बाय सेल करता रहता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखना होगा। आप देखेंगे लास्ट टिल 2 मंथ कंपनी की जो ग्रोथ है, वो लास्ट 3 ईयर्स में 30% का ग्रोथ हुआ था। इस बार 25% का ग्रोथ हुआ, मगर 5% ग्रोथ यहाँ पे कम हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट मतलब 30% का ग्रोथ यहाँ पे, सॉरी 50% का ग्रोथ यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तभी कंपनी में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो लगातार इस तरीके से मतलब टिल 2 मंथ लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का हालत खराब होने के कारण शेयर प्राइस में करेक्शन भी देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं, लगातार जर्नी होने के बाद, कंटिन्यूसली एक जर्नी करने के बाद फाइनली कंपनी के ऊपर एक करेक्शन भी देखने को मिला। तो लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर यहाँ से क्या बिग क्रैश हो सकता है। देखिए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से फिर से रीबैक कर सकते हैं। अगर यहाँ से रीबैक करे तो इसका जो लाइफ टाइम हाई बना है, उस उस हाई के ऊपर एक पैटर्न्स भी बना है। जैसे यहाँ पे एक शोल्डर तो बन गए, अभी एक यहाँ पे हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, तो मैं फिर से एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। अगर यहाँ से नीचे भी आए, इस लेवल को टच करे, लेवल कौन सा है 840, इस लेवल को टच करे तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों एंट्री लेने वाला है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बने, 2 कैंडल का टोटल बाइंग रेंज बने। इसका रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 21% के आसपास। तो टोटल 21% के आसपास रेंज निकल कर आ रहा है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा क्या, टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एम सुमी, मदरसन सुमी लिमिटेड। मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड बेसिकली इंडिया में एक अकेला कंपनी है जो वायरिंग सेगमेंट में, मतलब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बता रहा है कि इज अ मार्केट लीडर इन द इंडियन वायरिंग जो इंडस्ट्रीज है। तो वायरिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी मार्केट लीडर है और वो भी 40% मार्केट शेयर इसके पास है। तो कितना मार्केट शेयर है, कितना दम है, वो आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल जाएगा। कंपनी के अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पिछली बार कंपनी का कैपेक्स था 197 करोड़ के आसपास, मगर कंपनी इस बार कैपेक्स को थोड़ा सा कम की, 111 करोड़ के आसपास। और कंपनीज की जो बिजनेस है
उस बिजनेस के बारे में बात करूँ, कंपनी के ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो 43% हुआ करता था, अभी 36% के आसपास है। उसी तरीके से अगर ROC के देखा जाए तो 56.4% के आसपास हुआ करता था, अभी 43% के आसपास है। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है, 8% से 7% हो चुके हैं। कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है। सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर देखा जाए तो कंपनी में कुछ ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है। ग्रोथ ठीक ठाक तो है, अभी फिलहाल के लिए करंट ईयर में थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है। तो कोई बात नहीं, कंपनीज के ऊपर जो जर्नी है, वो जर्नी आपको जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली टारगेट को भी अचीव किया, और वो भी 295 डेज में कंपनी का टारगेट अचीव हुआ, और वो भी कितना, 28 दिनों के अंदर अंदर। तो 28 दिनों के अंदर अंदर कंपनी का टारगेट अचीव हुआ, तो उस बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे फिर से दिखा सकते हैं। तो इसके लिए टाइम लगेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बने, इस रेंज को टोटल में मार्किंग करूँ तो 20% से कम है, तो इसलिए मैं इस रेंज को कैलकुलेट नहीं किया, मतलब इस रेंज को मैं एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई बाइंग का रेंज बने हमेशा आपको 20% के ऊपर होना चाहिए। तो बाकी बाकी नेक्स्ट कंपनी जो है उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। 295 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर जाएंगे तो आपको कंपनी के एक गुड अपडेट जल्द से जल्द मिलने वाला है, और अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। वो अपडेट क्या है, कंपनी एक के बदले दो शेयर आपको देने जा रहे हैं, मतलब स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।